नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबको पता ही है, आजकल मैं आप सबको सुनाना शुरू किया है। मैंने आप सबको उपन्यास कोहबर की शर्त। कोहबर की शर्त को लिखा है केशव प्रसाद मिश्र ने। इस उपन्यास का पहला भाग आप सुन चुके हैं और पहले भाग में आपने सुना एक किरदार, जो सबसे पहले किरदार आते हैं हमारे कहानी में, उन्हें काका कह के संबोधित किया गया है और उनका सरनेम है तिवारी। वो शहर से गांव की तरफ लौटते हैं तो और वो देखते हैं कि 4 दिन बाद वो शहर से गांव लौटे हैं तो हर तरफ पानी ही पानी है, मतलब बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है और उन्हें नाव से, जिसे छार कहा गया है, नाव से अपने गांव तक पहुंचना पड़ता है शहर के रास्ते। शहर से जब वो गांव जाते हैं तो, और गांव जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि बगल में किसी गांव में शादी में नाच होने जा रहा है। नाच से अभिप्राय है यहाँ कि एक मनोरंजक कार्यक्रम जो शादी ब्याह या किसी पर्व त्योहार के मौके पर पहले के समाज में गांव में बुलाया जाता था नाचने वालियों को मनोरंजन हेतु। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है बगल के गांव में। तो वो जो काका है उनकी जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन थोड़ी अपनी उम्र ऐसी है उनकी कि वो खुल के बता नहीं पा रहे हैं किसी को कि वो जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनसे पूछें कि हाँ आप चलेंगे कि नहीं, लेकिन जाने की इच्छा उनकी प्रबल है। उनके 2 भतीजे हैं अभी तक जो किरदार आए हैं, एक ओंकार और दूसरा चंदन। तो अभी तक आपने सुना कि सभी छोटे छोटे नाव से डोंगियों में भर के पास वाले गांव में नाच देखने के लिए निकल पड़े हैं। अब आगे सुनिए। मील भर पहले से ही बारात में बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्सों की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नचदेखुओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी। पास पहुंचे तो देखा 2 बड़े बड़े तंबू नचदेखुओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बंसवारी में बांध दी गई, जिसको जहां जगह मिली भीड़ में बैठ गया। लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच पर का पर्दा अभी उठा नहीं था, इसीलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज, नौटंकी, नाच और थिएटर। थिएटर मतलब थिएटर, रात भर की मौज। ऐसा मौका गांव ज्वार में कहाँ मिलता है। तभी एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाक की आवाज के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय ना देखा तो कहने लगी यदि वो इसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हो हल्ला मचाकर वो अपने घर वालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पेशो पेश में खड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, ए काका, रघुनाथ ने पीछे से काका को आवाज दी। काहे रे? देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूं बेटा, कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है रे, बाहर तिरिया चरित्र। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपने आंखों को बगल से घेर कर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर बाद काका की देह के नीचे से रह रह कर रघुनाथ चिकोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज गड़ रही है, लेकिन हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ दी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आते हैं कि तुमको खोदने? जहां जाते हो वहीं खड़मंडल कर देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर से मंच की ओर देखने लगे और रघुनाथ ने फिर से वही हरकत की। काका ने आओ न देखा ताव पैर के नीचे दबाया हुआ डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर 1-2 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपटी, किसी के सिर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठी की आवाजें आने लगी। ऐसे में कौन बैठता है भला?
तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बांह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे लोगों में बढ़ने लगा और नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आंखों से काका मुड़ मुड़ कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने को विवश कर रहे थे। जब उससे रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार। रात भर नाच देखो, उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे। और काका की बांह पकड़कर बसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका उसके पीछे पीछे चल दिए। नाव पर आए तो बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर उन्हें बढ़ते देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे आने लगे। वे लोग जो उनके साथ नाव में गए थे गांव से नाच देखने के लिए। पहली बार जहां नाव बंधी थी वहां पहुंचने पर नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ गया रे? जाओ और खूब नाच देखो, रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहाँ? हम लोग यहीं तो बांध कर गए थे। अरे ढूंढो यारो ढूंढो, कोई सुई डोरा तो है नहीं जो नहीं मिलेगा। देखो रस्सी टूटकर अगल बगल बह तो नहीं गई है। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। अब काका के पसीने छूटने लगे। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावे, अकेले वही तो चढ़ के नहीं आए थे, और लोगों से क्यों नहीं कहते हो? 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़ कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोप कर हंस रहे थे। नाव अगर ना मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले से अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। वाह जी वाह, नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? और क्या, नाव मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े हुए बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बसवारी में बंधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, ना जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो नाव, चढ़ाते समय तो नानुकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भरभरा कर चढ़े। नाव बलिहार की ओर मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का चंदोवा तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी, क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते थे, इसलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत, निस्तब्ध, सफेद रात, हल्की हल्की पछुआ। काका को नींद आने लगी। अब ये भाग 3 है उपन्यास का। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओंकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था। काका दुआर संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओंकार की परेशानियां और भी बढ़ गईं। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नदवा कर घर लौट कर आना और फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिला उसके साथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीस कर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर द्वार दोनों की देखरेख में ओंकार की हालत खराब हो गई थी। निरोग रहने पर काका द्वार के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, लेकिन बुआई के ऐन मौके पर वो बीमार क्या पड़े, ओंकार की भी एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैर बिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ ना हुआ तो ओंकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई नीम हकीम को भी दे दें क्या? जरा सी जड़ खांसी हुई क्या कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बगल की पड़ाइन चाची के आ जाने पर वो चुप रह गए। कहाँ है ओंकार? आते ही चाची ने पूछा। यही काका बीमार पड़े हैं चाची। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे, चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा।
अच्छा, ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, चाची कुछ कड़ी होकर कहने लगी। आगे नाथ न पीछे पगहा, रुपया बटोरने के पीछे तो उस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगा जी नहाने के लिए रटती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी, इनसे दिल लगी, रुपया अपने संग ले जाओगे क्या? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया तेल उपटन किया था। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर चाची फिर बोली, बोलते क्यों नहीं, चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले, हमने तो यही कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्यों देख लो? इतने दिन से खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओंकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा? सुनो ओंकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो, रुपया हमसे ले लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गई और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी, तीसरे के हकदार हो तो इन भतीजों को पाला पोसा तो उन्हें ब्याह करके भी बसा दो। हमने शादी ब्याह के लिए कब रोका चाची? कोई तिलक हरू भी तो आए कि ब्याह हो ही जाए। घर द्वार की चिंता ना करो, तिलक हरू तो द्वार खोद मारे, लेकिन अपनी बेटी कोई ऐसे थोड़े दे देगा। लोग जाने भी तो कि घर पर किसी बड़े बूढ़े की छां है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत है नहीं, घर की चिंता क्या करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज लगाई और चाची उठती हुई बोली, सुनो ओंकार, अगर ये मना भी करें तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओंकार ने वैद्य जी को बुलाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसीलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के सुमरिया दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोंगी की अगली फेंग पर बैठा, दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे दीपा सत्ती के चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सावर सावर उम्र के बरोबर बारे, केहू न के लौकत मझोल हाय रे जियरा। दशरथ के आलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वो जल्दी जल्दी लग्गी मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था। तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थी। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंग जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से घूमते हुए नाव के कारण बर्तनों पर लूड़े चलाते हुए लड़कियों के हाथ रुक गए। वे नाव पर बैठे हुए दशरथ और लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फेंग झोंके से लड़कियों के एकदम सटकर एक की बटलोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भरभरा कर उठ गई। अरे रे रे, एकदम से आना रोका। पातर लग्गी है, लचक गई, सध ना सकी, पानी गलत कट गया, चंदन ने कहा। एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लग्गी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पे नाव चढ़ानी थी और घाट नहीं था क्या? फाड़ का फेटा पग कमर में कस के फुफ्ती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह आगे खोसी हुई, दोनों हाथों में बटलोई के पेंदे की कालिख लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। यहाँ पे फाड़ का फेटा मतलब कमर में जो बांधते हैं खींच के, साड़ी या धोती या कुछ भी, उसी को कहते हैं फाड़ का फेटा। दशरथ कूद कर नाव का अगला फेंग दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोंगी में लग्गी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फेंग की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला। अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप से कूद गया। कपड़े तो नहीं भींगे, किंतु ऊपर से नीचे तक छींटे पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। खरी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई थी। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज में पूछा, ये वैद्य जी का घर किस टोल में है?
टोल का अर्थ होता है गांव में मोहल्ला। जैसे शहर में कॉलोनी या मोहल्ला, सेक्टर, ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे गांव में कहते हैं टोल। बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के ही बाप तो वैद्य जी हैं। लेकिन घर किस टोल में है? चंदन ने फिर से पूछा। है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर के बगल से सेमल वाला पेड़ तकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक झंगाट पेड़ है। झंगाट मतलब बहुत घना पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी वैद्य जी के घर का राह बता देगा। वैद्य जी को जल्दी से ले जाना है। अगर यही साथ चली चलती तो। चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा। हो, हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी। तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपने काम की जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि वैद्य जी का घर नहीं मिलेगा। अन्ना हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला। अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना, चंदन ने जाते जाते कहा। अच्छा, नाव का ऐसा डर था, संग में कोई रखवार लेकर आते नाव देखने के लिए, गुंजा ने तुनक कर कहा। रखवारी की कोई जरूरत नहीं है, नाव कोई चोरी थोड़ी ना हो जाएगी, कहीं पानी में बह ना जाए, इसी का जरा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, नहीं तो हमें तैर कर पार करना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक कोई फेड़ फूट भी नहीं है, चंदन बोला। नहीं हुए तो तुम्हारी नाव अगरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारे नाव जाने। ये कहते हुए गुंजा फिर से बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गए। चंदन और दशरथ मंदिर के ओट हो गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिया कर गुंजा ने रख लिया और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में जोर से ठेल दिया। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगी। नाव जब बीच में पहुंच गई तब सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठाकर गांव की ओर लपकी। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने की डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुस गई। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुंचे तो वो पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुए गुंजा दिख गई। अरे नाव तो ठीक ठिकाने है, चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वारा टोक दिए जाने पर वो सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तब तो थी, इस समय का कौन जाने। ये कहते हुए वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गए। लोग घाट पर पहुंचे तो देखा कि नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतारकर अंगोछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में ही वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में काफी कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका के देखने से पहले उन्होंने ओंकार को देखा और बातचीत की। उसके बाद काका को देखने घर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे। वैद्य जी से हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन वैद्य जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद वैद्य जी काका से इधर उधर की बातें करने लगे। बातचीत के सिलसिले में जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी तो वो उठकर बैठ गए। वैद्य जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी, हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोगाव लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसलिए दवा बीरो के फेर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वाले के बहकाने में आ गए, चटा आपको बुला लिया। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहां से आएगा? अरे दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हो वही होगा। लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए। जो दवा दें खाइए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन तक की दवाई दे, खाने की पूरी विधि बता और चौथे दिन फिर आने को कहकर वो घर चले गए। गांव के बाहर तक ओंकार पहुंचाने आया। ओंकार से इधर उधर की बातें करते हुए वैद्य जी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए।
वैद्य जी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखेन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था, आज इस गांव में कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वो गांव में जाते ही थे। वैसे अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का वो दौरा कर लेते थे। वो एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन बाद लौटते। बिन बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल मत के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर के चुगतान अनाज देकर कर देते। वैद्य जी अनाज वहीं बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि वैद्य जी आसपास के 10-12 जो गांव थे उसमें एकमात्र वैद्य जी वही थे, सबसे अच्छे वैद्य जी। तो वो जब कोई इमरजेंसी होती थी तो लोग उन्हें बुलाने जाते थे। वैसे वो खुद ही अपनी घोड़ी पर बैठकर हर गांव का दौरा करते थे और गांव के लोग हर बार उन्हें पैसे नहीं दे पाते थे। तो जब फसल का महीना होता था तो 1 साल का लगभग वो एडवांस चलता था उनका, और फसल जब आती थी तो वो 1 साल का अपना सारा चुकता कर देते थे। यही थी उनकी आमदनी। उनका छोटा सा परिवार था, पत्नी, 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। अब रूपा और गुंजा सुनकर, चंदन और ओंकार सुनकर श्रोताओं को कुछ याद आ रहा है? कोहबर की शर्त पे कौन सी फिल्म बनी है 80 के दशक में? बताइएगा। रूपा ब्याहने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की, गुंजा 10-11 साल की। रूपा के ब्याह के लिए वैद्य जी कुछ चिंतित रहने लगे थे। गांव गांव में वर की तलाश किया करते। ओंकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओंकार और चंदन, बाकी भीतर का घर एकदम सूना। वैद्य जी ललच गए। तीसरे चौथे दिन काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओंकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, लेकिन इसी बीच उन्होंने काका, ओंकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओंकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओंकार को पसंद कर लिया। इस उपन्यास का आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कैसा लग रहा है आप सबको सुनने में ये उपन्यास? और फिल्म का नाम अगर याद आया हो तो जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।